नमस्कार। आज हम सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और जनसंख्या। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो देश में रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट और सरकारी पॉलिसीज की दिशा सब कुछ तय करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। फिर हम उस दौर की बात करेंगे जब भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद हम सीधे 2011 सेंसस के आंकड़ों में डाइव करेंगे, सोशल इंडिकेटर्स को देखेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, भारत की ये इतनी बड़ी आबादी एसेट है या लायबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। जब हम इकोनॉमिक्स को पॉपुलेशन के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ लोगों को गिनना होता है या कुछ और भी है? नहीं, पॉपुलेशन का स्टडी सिर्फ हेड काउंट करना नहीं है। असल में इसमें हम ये देखते हैं कि आबादी किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी ग्रोथ रेट क्या है, सेक्स रेशियो कैसा है, लिटरेसी कितनी है। सच तो ये है कि यही सारे फिगर्स हैं, यही वो डेटा है जो किसी भी देश की इकोनॉमिक प्लानिंग की बुनियाद होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए माल्थस की थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। माल्थस ने एक बड़ी सीधी सी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आबादी बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। लेकिन जो खाने पीने के संसाधन हैं वो बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी 1, 2, 3, 4। अब जरा सोचिए, जब ये गैप बढ़ेगा तो क्या होगा? रिसोर्सेज पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा और इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने बिल्कुल इसी चैलेंज को फेस किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की आबादी में ये विस्फोट हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है उसे हम 2 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तरफ तो क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हुई तो डेथ रेट तेजी से नीचे आ गया। लेकिन दूसरी तरफ बर्थ रेट जो था वो हाई का हाई ही बना रहा। बस इसी गैप ने, इसी अंतर ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जन्म दिया। डेथ रेट गिरने के पीछे एक नहीं, कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अकाल पड़ने कम हो गए, वैक्सीनेशन और सैनिटेशन से चेचक और हैजा जैसी महामारियों पर कंट्रोल पाया गया, मलेरिया और टीबी का इलाज बेहतर हो गया। इन शॉर्ट, ओवरऑल हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स में जबरदस्त सुधार हुआ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि बर्थ रेट नीचे नहीं आया और इसके पीछे इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के कारण थे। इकोनॉमिक साइड पर देखें तो हमारी इकोनॉमी कृषि प्रधान थी, गरीबी बहुत थी, अर्बनाइजेशन कम था। ऐसे में ज्यादा हाथ मतलब ज्यादा कमाई, तो बड़े परिवार एक जरूरत बन गए। और अगर सोशल साइड पे देखें तो कम उम्र में शादी, कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं और सबसे जरूरी महिलाओं में शिक्षा की कमी, इन सब ने हाई बर्थ रेट को बनाए रखा। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर जरा हार्ड डेटा पर आते हैं। और जब भी हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, 2011 का सेंसस हमारे लिए बेंचमार्क है, एक बेस है। तो आइए 121 करोड़ लोगों की इस स्नैपशॉट पर गौर करते हैं। तो 2011 सेंसस के अनुसार भारत की कुल आबादी थी 121 करोड़ से भी ज्यादा। ये आंकड़ा ही अपने आप में भारत के विशाल स्केल को दिखाता है। इसी के साथ हम उस समय दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलस देश बन गए थे। और ये जो आबादी थी, ये रहती कहाँ थी? 2011 में भारत फंडामेंटली एक ग्रामीण देश था। आप देख सकते हैं, लगभग 69% आबादी गांव में रह रही थी और सिर्फ 31% शहरों में। अब अगर हम स्टेट्स के लेवल पर देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ हमारे पास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, जिनकी आबादी कई देशों से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ हैं सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे राज्य। कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है! ये वेरिएशन सिर्फ पॉपुलेशन साइज में ही नहीं, ग्रोथ रेट में भी दिखता है। 2001 से 2011 के बीच देश की एवरेज ग्रोथ रेट थी 17.7%, लेकिन मेघालय में ये लगभग 28% थी। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, नागालैंड का ग्रोथ रेट नेगेटिव में था, -0.6%, यानी वहां की आबादी असल में कम हो गई। इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री में 2 डेकेड्स हैं जो लैंडमार्क माने जाते हैं। पहला 1911 से 1921 का दशक, इसे ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान महामारियों की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी। और दूसरा डेकेड है 1961 से 1971 का, जब ग्रोथ रेट अपने पीक पर थी, 24.8%।
ओके, तो नंबर्स तो हमने देख लिए, पर इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? ये हमारी सोशल हेल्थ के बारे में क्या बताते हैं? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। और यहीं पर एक बहुत वरिंग ट्रेंड सामने आता है। देखिए, ओवरऑल सेक्स रेशो तो सुधरकर 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हो गया था, लेकिन जब हम 0 से 6 साल के बच्चों को देखते हैं तो चाइल्ड सेक्स रेशो गिरकर सिर्फ 919 रह गया था। ये एक बहुत ही गंभीर सोशल प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहा था। पूरे देश में जेंडर बैलेंस की तस्वीर भी एक जैसी नहीं है। एक तरफ केरला है जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, एक फैंटास्टिक फिगर। और स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर था हरियाणा, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 879 था, जो देश में सबसे कम था। लिटरेसी यानी साक्षरता में भी जेंडर गैप साफ साफ नजर आता है। 2011 में जहां पुरुषोषों की लिटरेसी रेट लगभग 81% थी, वहीं महिलाओं की लिटरेसी रेट सिर्फ 64.6% थी। देश का ओवरऑल एवरेज था 73%। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इंडिया के डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन में, और अब हम SC/ST पॉपुलेशन और रिलीजियस कम्युनिटीज से जुड़े डेटा पर एक नजर डालेंगे। ये डेटा सोशल पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए बहुत क्रूशियल है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेज का फर्क। 2011 में सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन की संख्या थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में SCs का परसेंटेज सबसे ज्यादा था पंजाब में 31.9%। बिल्कुल इसी तरह ST पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा संख्या थी मध्य प्रदेश में, पर परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम टॉप पर था, जहां 94.4% आबादी ST थी। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के डेटा को देखें तो भी कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ लिटरेसी रेट के मामले में जैन कम्युनिटी 94.9% के साथ सबसे आगे थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे आखिर में, और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो बड़ा सवाल जिसके आसपास इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर सारी बहस घूमती है। और वो सवाल ये है जो मेंस के एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है, क्या भारत की ये विशाल आबादी एक इकोनॉमिक एसेट है, एक ताकत है, या फिर ये एक लायबिलिटी, एक बोझ है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है जो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। पॉपुलेशन डिविडेंड तभी बनती है जब उसके साथ एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जुड़े हों। अगर हम अपनी यंग पॉपुलेशन को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और काम करने के मौके दे पाते हैं तो वो देश की सबसे बड़ी एसेट है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यही आबादी एक लायबिलिटी भी बन सकती है, और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा टेक अवे है।